हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। आज करते हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का चैप्टर है द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के बहुत ही प्रमुख परिमंडल, डोमेन को परिमंडल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज आप कॉन्टिनेंट्स के बारे में, आज आप ओशन बेसिन्स के बारे में और हमारे जो 4 मेजर डोमेन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बिल्कुल मैं पक्के से कह सकती हूँ कि आज आपकी अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी नॉलेज है वो थोड़ी सी और एनहेंस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। As we have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life। कि एक धरती ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीवन है। जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सारे सस्टेनेबल एलिमेंट्स हैं जो है लैंड, वाटर, एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। अब धरती की सरफेस पे ना 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे को इंटरेक्ट भी करते हैं, ओवरलैप भी करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑफ विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अब ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक है लिथोस्फेयर जो एक सॉलिड पोर्शन जिसपे हम रहते हैं, एक है एटमॉस्फेयर जो एक गैसेस सराउंडिंग लेयर है अर्थ के चारों तरफ, एक हाइड्रोस्फीयर है कि जो हमारा जो पोर्शन वाटर से पूरा कवर है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। सो लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सो लिथोस्फीयर बेसिकली इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। एंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। What is atmosphere? The gaseous layer that surround the earth is the atmosphere. And what is the gaseous forms? These are oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. So these are basically those gases which are found in the layer of the earth. Okay, water covers a very big area of the earth surface and this area is called the hydrosphere. So what is hydrosphere? In the Greek language, hydro means water and in the Greek language, litho means stone. Okay, so lithosphere is a solid portion of the earth, atmosphere is the gaseous layer that surround the earth, hydrosphere is a large area covered by water. Okay, so these are 3 components. These are overlap, interact. ठीक है, now lithosphere, atmosphere, hydrosphere. Okay, and hydrosphere comprise water in all 3 forms like ice, water and water vapors. The biosphere is the narrow zone where we find land, water, air together which contain all forms of life. Ab now biosphere is a narrow zone where we find land, water, air together and which contains all forms of life like animals, birds, human beings, all form of life. Okay, so this is called biosphere. now अब समझते हैं लिथोस्फीयर क्या होता है। सो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो रॉक है, जिससे जो धरती की क्रस्ट बनी है, जिसकी लेयर बनी है, उसको हम कहेंगे लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेस द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब क्या होता है कि पृथ्वी का ठोस भाग, अर्थ का वो सॉलिड भाग जो किससे बना हुआ है? जो चट्टानों से बना हुआ है, मिट्टी पतली की परतों से बना हुआ है, जहां पे जीवों के लिए, जहां पे जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म उनके लिए न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हैं, उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। सो लिथोस्फीयर बेसिकली किससे बनी हुई है? इट कंप्राइजेस द रॉक ऑफ earth crust and the thin layer of soil that contain nutrient element which sustains organisms, जो हम जीवों के लिए, जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, There are 2 main divisions of the earth surface। अब अर्थ सरफेस को भी 2 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं, ये है कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट्स और यहाँ पे है ओशियन बेसिन। ठीक है, ये जो पानी वाला भाग है उसको हम कहते हैं ओशियन बेसिन। ठीक है, द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कंटिनेंट। जो भी धरती पर रहने लायक जगह है, लैंड है, उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन। और जितनी भी पानी वाली बॉडी है उनको हम क्या कहते हैं? जो वाटर बॉडीज है उनको हम कहते हैं ओशियन बेसिन। ओके, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट things of divisions of earth, continents and ocean basin. All the oceans of the world are connected with one another। अब सभी जितने भी सागर हैं, ये महासागर है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हो कहीं भी कोई भी अलग भाग नहीं है। तो ये जितने भी ओशन बेसिन है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Are all land masses connected with one another? क्या सारे ये भी जुड़े हुए हैं? पर ये कहीं कहीं थोड़े से अलग हो जाते हैं।
कहीं कहीं, ठीक है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, और जो सी लेवल है ना वो हर जगह सेम होएगा, ठीक है, हर जगह उसको सेम लेवल ही माना जाता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी, और जितने भी हमारी क्या बोल सकते हैं कि जितने भी हमारा समुद्र तल की जो ऊंचाई है, इसको एलिवेशन को जो समुद्र तल से ऊंचाई है उसको हम क्या मानते हैं, हमेशा 0 मानते हैं। Now, the highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 मीटर above the sea level. जितने भी हमारी माउंटेन रेंज है उनको हम मीटर में पहली बात तो मेजर करते हैं, और दूसरी बात उनको मेजर करते हैं सी लेवल से, ठीक है, किससे, सी लेवल से, कि सी लेवल से वो कितना अबव है। और यहाँ पे देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट है वो 8,848 मीटर सी लेवल से ऊपर है, 8,848, ठीक है। नाउ द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। अब प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच है जो इतनी ज्यादा गहराई में है, जो इसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर, ठीक है। ये मैरियाना ट्रेंच कहाँ है, क्वेश्चन आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाईएस्ट पीक कितनी, हाईएस्ट पीक है उसकी कितनी मीटर है, तो ये हो गया ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, इन पैसिफिक ओशन है, इसकी डेप्थ कितनी है, 11,022 मीटर, ठीक है। नाउ कॉन्टिनेंट्स, अब आप बेसिकली आ जाते हैं कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, आपने पीछे अपने मैप में देखा 7 महत्वपूर्ण क्या है कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास, दी है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब देखते हैं इनके बारे में अलग अलग कि एक्चुअल में इनकी क्या स्पेशल बात है। सो दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, अब ये आपस में एक दूसरे से कैसे अलग है, बड़े बड़े ओशन से, बड़े बड़े लार्ज वाटर बॉडी से अलग है। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ओके। अब आप अगर मैप को देखते हो तो इनके बीच में वाटर बॉडीज है, ठीक है, और ये वाटर बॉडीज ही इनको क्या कर रही हैं, एक दूसरे से अलग कर रही हैं, ठीक है। अब एशिया, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एशिया विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप कहेंगे, कॉन्टिनेंट कहेंगे एशिया, ठीक है। इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, और ये जो विश्व है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 1/3 भाग को पूरा ऐसे कवर करके हुआ है, देखो ये एशिया है। अब आप अगर देखोगे तो एशिया सबसे बड़ा है, एशिया सबसे बड़ा है, और ये 1/3 पार्ट को कवर किए हुए है, ये पूरे वर्ल्ड के, पूरे इस धरती के 1/3 पार्ट को कवर किए हुए हैं, तो ये हमारा ये है एशिया, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नाउ इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया, द कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये कौन से वाले हेमिस्फीयर में है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, कौन से हेमिस्फीयर में है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। The Tropic of Cancer passes through the continent. Asia is separated from Europe by the Ural mountain of the west, and the combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia. अब मैप पे आ जाओ, देखो एशिया, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है विश्व का, ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है विश्व का, और इस पे कितनी पॉपुलेशन, कितना लैंड मास कवर करके रहता है, ये लैंड मास कवर कर रहा है 1/3 कवर कर रहा है। ये यूरोप से जुड़ा हुआ है, जिसको जो यूराल पर्वत है हमारा, यूराल माउंटेन है, वो इसको जोड़ रहा है, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं यूरेशिया। क्या कहेंगे बेटा इसको, यूरेशिया। तो एशिया सबसे बड़ा लैंड मास कवर करता है, 1/3 एरिया कवर कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और यूरोप और एशिया के बीच में यूराल माउंटेन है जिनको जोड़ता है, और इस वाले जो सेम पोर्शन है एशिया और यूरोप का, इसको कहते हैं यूरेशिया। सिंपल, बहुत ईजी है। नाउ यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। अब ये जो यूरोप है वो एशिया से छोटा है, ठीक है, ये एशिया से छोटा है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। द कॉन्टिनेंट लाइज ऑन और टू द वेस्ट ऑफ एशिया। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए, एशिया के वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो एशिया के वेस्ट में यूरोप है। द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट एंड इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड। अब इसके आर्टिक सर्कल यहां से पास होता है, ठीक है, आर्टिक सर्कल यहां से पास होता है, और देखो इसके तीनों तरफ वाटर बॉडीज है, तीनों तरफ इसके वाटर बॉडीज है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद, देखो एशिया के बाद जो अफ्रीका है वो सेकेंड लार्जेस्ट
कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। ये फर्स्ट नंबर पे था, तो ये अफ्रीका हमारा सेकंड नंबर पे है। ये सेकंड नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इफ you will find that the only continent through which the tropic of Cancer, equator, tropic of Capricorn passes। अब ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जिसमें से तीनों जो हमारी इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तीनों जो लाइन है वो क्रॉस करती है अफ्रीका में से। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर तीनों ही इसमें से पासेस होते हैं अफ्रीका में से। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों लाइंस क्रॉस करती है, तो अफ्रीका ऐसा वो कॉन्टिनेंट है और सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों इक्वेटर की लाइन और जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तीनों इसमें से क्रॉस होती है। The Sahara Desert, the world's desert hole, largest hot desert, is located in Africa। सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? अफ्रीका में है, और यहाँ पे है ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। कहाँ पे है? यहाँ पे सहारा डेजर्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। The continent is bound on all sides by ocean and sea। You will notice that the world's largest river Nile flow through Africa। Notice where the equator, the tropic of Cancer, tropic of Capricorn passes in the map of Africa। सबसे मेन बात है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, यहाँ से तीनों लाइन पासिस होती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा पार्ट इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, ठीक है नाउ, और इसमें से तीनों ही पास होती है, और ये सारी तरफ से जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो चारों तरफ से ओशन और सी से ढका हुआ है, बाउंड है इसे, ठीक है। Now North America is the third largest continent of the world। It linked to the South America by a very narrow strip of land called Isthmus of Panama land। अब देखो, यहाँ देखो, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को यहाँ पे पनामा जो हम स्टेट कहेंगे वो जोड़ती है, पनामा, इस्थमिस ऑफ पनामा वो जोड़ती है इन दोनों को, ठीक है। लैंड कंप्लीटली तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, 3 ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट्स। अब इसके चारों तरफ 3 है। अब ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ इथमस से, और इसको बोलते हैं पनामा। इसको क्या बोलता है? इथमस ऑफ पनामा जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया के बीच में देखा, इसको स्ट्रेट कहते हैं, इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पाक स्ट्रेट, ठीक है। जो श्रीलंका और भारत को जो एक पतली सी जो ये स्ट्रेट जोड़ रही है उसको क्या कहते हैं? इसको स्ट्रेट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इथमस ऑफ पनामा, ठीक है। यह है स्टेट ऑफ पाक। South America lies mostly in the southern hemisphere, which 2 oceans surrounded it on the east or west। The Andes, world's longest mountain range, runs through its length। अब है एंडीज पर्वतमालाएं कहाँ है? तो एंडीज की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो साउथ अमेरिका में है। कहाँ है बेटा? साउथ अमेरिका में एंडीज की, ये देखो, साउथ अमेरिका में एंडीज की, ये यहाँ से लेकर नीचे तक पूरी ये माउंटेन्स है, इनको एंडीज की पर्वतमालाएं बोलते हैं, ठीक है, माउंटेन्स बोलते हैं। ये कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे बेटा? साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जुड़ते हैं एथमस ऑफ पनामा, ठीक है, एथमस ऑफ पनामा। नाउ ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ की साउथ अमेरिका हैज द लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजोन। नाइल नदी लॉन्गेस्ट रिवर थी, ठीक है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी। ये कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। यहाँ पे है साउथ अमेरिका में अमेजन नदी, जो है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क होता है। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी, जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। लार्जेस्ट मतलब जिसने बहुत सारा एरिया कवर कर रखा है, उसको हम कहते हैं बेटा लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। ये है साउथ अमेरिका में, वो है अफ्रीका में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज। इट इज कॉल्ड एन आइसलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से ओशन से और सी से ढका हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? आइलैंड कॉन्टिनेंट।
सबसे छोटा है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भाई यहाँ पे हमेशा बर्फ ही रहती है, साउथ पोल लाई करता है और यहाँ पे हमेशा बर्फ ही होती है। यहाँ पे क्या बनी हुई है, यहाँ पे रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं जहाँ पे जो साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं ना वो अंटार्कटिका में बने हुए हैं। और यहाँ पे हमारे इंडिया के हैं मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। कौन कौन से बेटा, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, भारत के दो, इंडिया के दो रिसर्च स्टेशन है। सो अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। The South Pole lie almost at the center of the continent. It is located in the southern polar region. It is permanently covered with thick ice sheet. अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री वो क्या है। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये रिसर्च सेंटर है, रिसर्च स्टेशन है, किसके, इंडिया के। कहाँ है ये, अंटार्कटिका में है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप याद रखेंगे। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री कहाँ है, अंटार्कटिका में। क्या है ये, इंडिया के रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। नाउ हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल क्या होता है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अब अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 71% क्या है, पानी है। जो अर्थ है वो कवर है पानी से और सिर्फ 20% 29% वो लैंड है जिसपे हम रहते हैं। सो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन द ऑल इट्स फॉर्म एज रनिंग वाटर इन ओशियन, रिवर, इन लेक, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। अब हमारे धरती पे ना पानी कई तरह से प्रेजेंट है, जैसे आइस है, ओशियन है, रिवर है, नीचे अंडरग्राउंड वाटर है, वाटर वेपर्स है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये सभी क्या है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन। और 97% देखो, अगर आप मैप को देखोगे यहाँ पे इसको फिगर को, तो आप देखो 97% ओशियन है और इस ओशियन में सोल्टी वाटर है, ठीक है, जो हमारे काम का भी नहीं है, ठीक है। 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन, इट इज टू सोल्टी फॉर ह्यूमन यूज। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट, ग्लेशियर और अंडर द ग्राउंड। अ वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। अब देखो, बहुत सारा पार्ट ओशन ने कवर कर लिया और बहुत सारा पार्ट है जो वो किस में स्टोर हो गया, आइस के रूप में स्टोर हो गया। पर जो हमारे लिए सर्वाइवल वाटर है ना वो बहुत कम है, वो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे वापस आ जाते हैं, जो हमारे लिए पीने का पानी है वो बहुत ही कम है और वो कितना है, वो 0.03% है। सिर्फ फ्रेश वाटर कितना है पीने के लिए, 0.03% है, ठीक है। और सारा ओशियन का है, ग्लेशियर में प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर में है, ठीक है, जो हमारे अभी यूज का नहीं है, बाद में कुछ यूज का होगा तो देखा जाएगा, पर अभी हमारे लिए फ्रेश वाटर है सिर्फ 0.03%। तो देखो, अर्थ जिसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं उसके बावजूद भी जो पीने लायक पानी है वो सिर्फ 0.03% फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब आप ये देख लो, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, उसके बाद अफ्रीका, ठीक है, फिर साउथ अमेरिका, ये तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट हैं। इनको ऐसे दिखाया गया ताकि आप इसको आराम से देख सकें कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। नाउ ओशियंस। अब ओशन क्या होते हैं, महासागर। ओशन क्या कहते हैं, ओशन क्या कहते हैं, महासागर, बड़े बड़े महासागर। सो ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का जो मेजर पार्ट है वो है ओशियन। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, जितने भी ओशन है, पैसिफिक है, हिंद महासागर है, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, और ये हमेशा चलते रहते हैं, गतिशील है, ठीक है। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स, टाइड्स एंड द ओशियन करंट। तीन मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है और तीन ऐसी मूवमेंट है जो होती रहती है। पहली है वेव्स, जो वेव्स आती है जाती है। टाइड्स आते हैं जिनको हम ज्वार भाटा बोलते हैं, ठीक है। टाइड्स आते हैं, लंबी लंबी ऊंची ऊंची वेव्स उठ जाती हैं फिर नीचे चली जाती हैं। और तीसरी बात है जो उसकी धाराएं हैं, जो उसकी ओशन करंट है, जो जिस हिसाब से वो बहता है, ठीक है, उसकी धाराएं हैं। कोई बहुत गर्म धारा वाला है, करंट फ्लो है ओशन का, कभी ठंडा है, ठीक है। द 5 मेजर ओशन आर द पैसिफिक ओशन। अब हमें पता होना चाहिए जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स है, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, ऐसे हमारे पास 5 मेजर ओशन भी है। पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्टिक ओशियन, इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। अब देखो, जैसे हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, हमारे पास कॉन्टिनेंट कौन कौन से थे, देखो, एशिया, यूरोप,
अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब उसके बाद आ जाता है कि ओशंस भी है हमारे पास। ओशन हमारे 5 मेजर ओशंस है। कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्टिक ओशियन, इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ये भी अपने साइज के हिसाब से है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो पैसिफिक ओशन है वो लार्जेस्ट ओशन है। आप इसमें मैप को ध्यान रखते हुए चले। ये देखो, ये पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशन, आर्टिक ओशन, साउदर्न ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन, और फिर यहाँ पे पैसिफिक ओशन आ गया। तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है पूरा 1/3 एरिया लैंड को कवर किए हुए, ऐसा पैसिफिक ओशन भी 1/3 जो अर्थ है उसको कवर करके हुआ है। मैरियाना ट्रंच कहाँ पे है? जो डीपेस्ट पार्ट है ना अर्थ का, वो पैसिफिक ओशन में है, मैरियाना ट्रंच। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। और जो पैसिफिक ओशन है उसकी शेप कैसी है? वो शेप में गोल है, सर्कुलर है। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। लुक एट द मैप। अब आप अगर देखोगे तो देखो, एशिया कवर कर रखा है, नॉर्दर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, इन सबको किसने कवर कर रखा है? इन सबको कवर कर रखा है भाई पैसिफिक ओशियन ने। ठीक है, द अटलांटिक ओशियन है जो हमारा, वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है इन द वर्ल्ड। इट इज एस शेप। अटलांटिक ओशन को आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं, जो हमारा अटलांटिक ओशियन है वो एस शेप में है। ये ऐसे बना हुआ है, तो ये अटलांटिक ओशियन है जो ऐसे एस शेप में है। ठीक है, मैं बार बार आपको मैप इसलिए दिखाता कि आप मैप के थ्रू उसको देखें। जब आप इस लेसन को रीड कर रहे होंगे ना या समझ रहे होंगे, तब आप प्लीज पक्के से अपना मैप को सामने रखो ताकि आपको हर चीज साथ साथ पता चलती है। तो अटलांटिक ओशन है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, एस शेप में है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। इसके एक साइड में है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और एक साइड में इसके यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। ठीक है, इसकी एक इंटेंटेड कोस्ट लाइन है। ठीक है, दिस इरेगुलर और इंटेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्ड लेबर्स एंड पोर्ट। अब क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इसकी जो तट रेखा है वो काफी अच्छी है, इसको तंदुरुस्त बोलते हैं, बहुत अच्छी है। इससे क्या होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एक पोर्ट के आने के लिए, नेचुरल हार्बर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा है। अब इसको कोमेरिकल रीजन पे देखोगे ना, व्यू पे देखोगे तो ये बहुत अच्छा है। और ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है। क्वेश्चन भी आता है कि बिजिएस्ट ओशन रूट कौन सा है, तो अटलांटिक ओशन का है। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, एस शेप में है। एक तरफ इसके नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, तो ईस्टर्न साइड में तो इसके वेस्टर्न साइड में इसके नॉर्थ और साउथ है, तो ईस्टर्न में इसके अफ्रीका और यूरोप है। ठीक है, मैप को बिल्कुल माइंड में रख के चलो। और सबसे बिगेस्ट ओशियन है। फिर आता है इंडियन ओशियन, जिसको हिंद महासागर कहते हैं। इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। हिंद महासागर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंडिया के ऊपर इसका नाम है, हिंद महासागर। द शेप ऑफ ओशन ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, और ये त्रिकोणा है, त्रिकोण से है ये, जैसे 3 कोण होते हैं ना, ट्रायंगल होता है, ये ऐसा बना हुआ है हिंद महासागर। ये देखो हिंद महासागर, ये ऐसे। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, इसकी शेप ऐसी है हिंद महासागर की। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको वैसे करके बता रही हूँ। तो हिंद महासागर है, ये इंडिया के नाम पे है इसलिए इसको हिंद महासागर बोल रहे हैं। और शेप इसकी कैसी है, इसकी ट्रायंगुलर है। ठीक है, इट इज बाउंड बाय एशिया इन द वेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब हिंद महासागर के नॉर्थ में है एशिया, वेस्ट में अफ्रीका है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। द साउदर्न ओशन एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री विद साउथ लैटिट्यूड। अब साउदर्न ओशन के पास क्या है, अंटार्कटिका है। ठीक है, द आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल। आर्टिक ओशन ऊपर है आर्टिक सर्कल में, ठीक है, नॉर्थ पोल में है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, अब ये जो पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है और उसको क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। क्या किससे बेरिंग संधि बोलते हैं इसको, उससे जुड़ा हुआ है। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न
कोस्ट ऑफ अमेरिका एंड यूरेशिया। ठीक है, तो जो अंटार्कटिक महासागर है वो नॉर्थ पोल में स्थित है। ठीक है, नॉर्थ पोल में है, प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, इसको बेरिंग जल संधि कहते हैं, और उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये यूरेशिया से और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से घिरा हुआ है। ठीक है, अब आता है एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है वो जिन गैसेस से जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एंड दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंट्रीगल एंड इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ द ब्लैंकेट। और जो ये जो पतली सी परत है ना, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको एज अ ब्लैंकेट वार्म रखती है इसको। ठीक है, इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। और ये जो लेयर है वो हमको प्रोटेक्ट करती है। पहली बात तो ये ब्रीदिंग के लिए एयर प्रोवाइड कराती है, दूसरी बात जो सन से हार्मफुल इफेक्ट्स आ रही है, रेज आ रही है, उससे हमें बचाती है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, इस वाले को, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देखो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर वो वाला एरिया है जहां पे ये हम हवाई जहाज उड़ रहे हैं, सारे माउंटेन्स हैं, हम सारी एक्टिविटी इस ट्रोपोस्फेयर में करते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर में देखोगे, ठीक है, अब देखो ये इसे दिखा रखा है बहुत इजीली कि किन किन चीजों में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारी एक्टिविटी होती है वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो लेयर देखो कौन कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, द एटमोस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। और जो हमारा वायुमंडल है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यहां तक की जो ऊंचाई है ना बच्चा, ये 1600 किलोमीटर की ऊंचाई है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड वन कंपोजिशन, टेम्परेचर, अदर प्रॉपर्टीज। और जो इसके टेम्परेचर है उसको 5 भागों में बांटा जाता है, 5 परतों में बांटा जाता है। ये हो जाएगी हमारी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ओके, 5 लेयर है अर्थ की। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो हमारा वायुमंडल है उसमें मुख्यतः ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है। ठीक है, विच मेक अप टू 99% ऑफ क्लीन एयर, ड्राई एयर। ठीक है, तो साफ और शुष्क हवा का सिर्फ 99% भाग है। ठीक है, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन अदर कंप्राइज 1% ऑफ वॉल्यूम। अब से पूछा जा सकता है नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78% है, और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 71% है, अदर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन अदर ये है सिर्फ 1%। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वेयर नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है कि हम सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, की कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में है पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, इट इज इंपॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएंट बाय द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड भले ही 1% है पर ये क्या करती है, जितनी भी गर्म गैसें हैं ना उनको अपनी तरफ क्या कर लेती है बेटा, ये अवशोषित कर लेती है, उसको अब्जॉर्व कर लेती है। जितनी भी गर्म भाप होती है, गर्म हवा होती है, उसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, thereby keeping the planet warm, it is called also essential for the growth of plant। अब जो हम एक warmth, एक प्लांट हमारा गर्म है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही गर्म है, और ये जो प्लांट्स है उनकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। नाइट्रोजन ग्रोथ ऑफ लिविंग के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए हेल्पफुल है, वहीं पे जो प्लांट्स हैं उनके ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ एटमोस्फेयर वेरीज विद हाइट। अब जो हमारा एटमोस्फेयर है ना वो जहां जहां जितना ऊंचा होता जाएगा उसकी डेंसिटी उतनी उतनी अलग अलग हाइट की वजह से अलग अलग होती चली जाएगी। ठीक है, कहते हैं ना कि पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम हो गई, तो जितनी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी जो डेंसिटी एटमॉस्फेयर की वो वेरी करती जाएगी। मैक्सिमम ऑफ द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिड। अब देखो सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, सी लेवल पे जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ होती है, अगर हम माउंटेन्स पे जाएंगे तो वहां पे तेजी से वो घटती जाएगी, रैपिडली डिक्रीज होती जाएगी। द क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू हिज डिक्रीज इन द डेंसिटी एयर। कहते हैं ना पहाड़ों पे, अब देखो ये माउंटेनियर है, ये जब पहाड़ पे जाएगा तो उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता जाएगा, और जितने सी लेवल पे जाएगा वो जो डेंसिटी है उसकी एयर की
एटमॉस्फेयर की वो बढ़ती चली जाएगी। तो लेवल मैक्सिमम कहाँ पे है, सी लेवल पे है। डिक्रीज रैपिडली कहाँ होती है, माउंटेन्स पे होती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर, ये अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि ये ब्रीथ कर सके, ठीक है, उनको अच्छे से हवा मिल सके, एयर मिल सके। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड, जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, घटता चला जाता है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, जितना जितना हम ऊपर चले जाते जाएंगे जो टेम्परेचर है वो उतना ही घटता चला जाएगा, ठीक है, जितना तापमान है वो घटता चला जाएगा। और फिर क्या होता है, जो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है ना, जो धरती का एटमॉस्फेयर, वो भी एक दबाव प्रेशर बनाता है, और ये प्रेशर भी ना हर जगह अलग अलग है, ठीक है। ये आप बड़ी क्लासों में और पढ़ोगे, आप 7th 8th में जाओगे तो और अच्छे से पढ़ पाओगे। और विंड क्या होती है, तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हमेशा ध्यान रखना जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की हो जाती है, कि जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है वहां से घट के ये दूसरी लो प्रेशर में जाएगी, हाई से कहां पे जाएगी, लो में जाएगी, ठीक है, प्रेशर हाई से लो में जाएगा। एंड मूविंग एयर इज नोन एज विंड, और जो हवा चलती रहती है उसको क्या कहते हैं, हम विंड कहते हैं। अब आ जाता है बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। द बायोस्फीयर द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एयर। बायोस्फीयर क्या है, जीवमंडल है, ये भाग है जल का, हवा का और लैंड का, ठीक है। इट इज इन द जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू द प्लेनेट। अब इसमें जो जीव है, यहाँ पे बहुत सारे प्रजातियां हैं, सेवरल ऑर्गेनिजम्स हैं। देखो ये हमारा कितना सुंदर सा है, ये लिथोस्फीयर है, जहाँ वो स्टोन जो सरफेस, सोल्ड सरफेस है, एटमॉस्फेयर जितनी सारी हवाएं हैं, हाइड्रोस्फीयर जो जल है जितना भी है, ठीक है। तो कितना खूबसूरत सा, हिसाब से पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं क्या समझा रही हूँ। और जो बायोस्फीयर है उसमें डिफरेंट सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, और कोई छोटे हैं, कोई बैक्टीरियाज हैं, बहुत बड़े भी हैं और बहुत छोटे भी है। तो बायोस्फीयर मतलब जितना भी आप देख रहे हो ना, छोटा इंसेक्ट्स है, फ्लाई है, हम है, एनिमल्स है, जो भी है वो सब बायोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लैनेट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। अब बेसिकली इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि और जो बायोस्फीयर है उसमें क्या है, दो भाग है, ठीक है, दो भाग है। एक हो गया एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम हो गया, दूसरा क्या, प्लांट किंगडम। द थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो थ्री डोमेन होती है अर्थ की, कौन कौन से, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, ये आपस में इंटरेक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और ये तीनों ही इस डोमेन को, मतलब बायोस्फीयर को इफेक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड्स और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। अब क्या होता है, जितना आप पेड़ों को काटोगे, पेड़ों को अपने, अगर आप अपने लिए काट रहे हो, कृषि के लिए काट रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए काट रहे हो, या कुछ भी चीज के लिए काट रहे हो, तो उसे क्या होगा, मिट्टी धीरे धीरे खराब होती रह जाएगी, ठीक है। सॉइल, जो रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप से जो ऊपर की परत है वो हट जाएगी मिट्टी की, ठीक है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक अर्थक्वेक। अब जब भी क्या होता है, जो अर्थ की सरफेस है वो कई बार चेंज होती है, या तो आप बहुत ज्यादा जंगलों को काट दोगे तब भी चेंज हो जाएगी, अर्थक्वेक आया है तब भी चेंज होगी, फ्लड आया है, सुनामी आई है, तब भी जो अर्थ की जो ऊपर की लेयर है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जो कहते हैं, सुनामी रिसेंटली पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। अब बहुत ऐसा पार्ट होता है, जब सुनामी आती है ना, तो वो पानी में, जो पानी है उस लैंड को घेर लेता है, उसमें डूब जाती है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसस्टेबल फॉर ह्यूमन यूज। अब देखो, जो हम पानी में ऐसा वेस्ट मटेरियल या कुछ भी अगर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं पानी में, तो वो जो पानी पीने लायक था ना, अब हमने देखा 0.03 सिर्फ फ्रेश वाटर है, अब उसको भी हम अपने वेस्टेज की वजह से खराब कर देते हैं, तो देखो हमारे लिए तो पानी बचा ही नहीं फिर। सो इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। अब हमारे लिए, हमारे के साथ साथ भी जितने भी और लाइफ हैं उनको भी डैमेज करते हैं, क्योंकि जो पानी में रहने वाले जीव है, अब उनको भी तो गंदा ही पानी मिलेगा, ठीक है। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल पोल्यूट द एयर। अब जितने भी इंडस्ट्री से जो गंदा कूड़ा कचरा निकलता है, थर्मल पावर से जितनी भी जो गाड़ियों से हमारे जो भी चीज निकलती है, मतलब वो सब क्या कर रहे हैं, वायु को पोल्यूट कर रहा है, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं ना, जो धुआं निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ एयर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में कम है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल नेम है, और यही हमारे जो टेम्परेचर है उसको वार्म रखती है। इंपॉर्टेंट है ये। देयर इज थस आर नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। कहने का तात्पर्य यही है, द निष्कर्ष यही है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे जो 3 लेयर है, 3 डोमेन है ना अर्थ की, वो किसी भी प्रकार से इफेक्ट हो। अगर आपको कुछ भी काम करना है वो ऐसे करो कि आप नेचर को ध्यान में रख के करें, कि आप उसको खराब ना करें। पानी का उतना इस्तेमाल करें जितना इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये मेरी एक्सप्रेशन समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही इजी से समझाने की कोशिश की है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।